हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पे। देखिए, पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था संख्या और अंक के बारे में। संख्याएं क्या होती है, अंक क्या होते हैं, जातीय मान, ठीक है, स्थानीय मान, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के बारे में अपन ने पढ़ा था। ठीक है ना। अब आगे अपन पढ़ेंगे अभाज्य संख्याएं। उसको पढ़ने से पहले थोड़ा जो पढ़ा उस पर एक दो अपन क्वेश्चन करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया है द प्रोडक्ट ऑफ थ्री consecutive पॉजिटिव नंबर इज डिवाइडेड बाय ईच ऑफ देम इन टर्न द सम ऑफ द थ्री क्वोशंट्स विल बी 74 व्हाट विल द सम ऑफ थ्री नंबर्स। यानी तीन संख्याएं, थ्री consecutive पॉजिटिव नंबर है, तीन क्रमागत धनात्मक संख्या है। ठीक है, धनात्मक संख्या यानी क्या होगी, प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या अपने पढ़ी थी, लगातार है, लगातार संख्या है तो कितने का डिफरेंस से चलेंगी, एक का। जैसे पहली संख्या अपने पास मान लीजिए n है, तो दूसरी क्या होगी, n+1 होगी, और तीसरी संख्या क्या होगी, n+2 होगी। अब कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ थ्री consecutive पॉजिटिव नंबर्स, यानी तीनों क्रमागत धनात्मक संख्याओं का गुणनफल। तो इन तीनों को अपन गुणा करते हैं, n इंटू n+1 इंटू n+2 इज डिवाइडेड बाई ईच ऑफ देम, और प्रत्येक संख्या से भाग दें। यानी ये जो है इसको किससे भाग दिया, n से। ऐसे ही गुणा करके n इंटू n+1 इंटू n+2, इसको फिर दूसरी संख्या से भाग दिया n+1, और फिर जो प्रोडक्ट है गुणनफल तीनों का, इसको किससे भाग दिया, n+2 से अपन ने भाग दिया। तो डिवाइडेड बाय ईच ऑफ देम इन टर्न द सम ऑफ द थ्री क्वोशंट्स, यानी तीनों भागफल का योग। क्वोशंट्स यानी इनमें भाग देंगे तो जो आएगा भागफल, इन तीनों को जोड़ दें, विल बी 74, यानी ये कितना आएगा, 74। अब पूछा तीनों संख्याओं का योग, सम ऑफ थ्री नंबर्स क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, n से n कैंसिल हो जाएगा, n+1 से n+1 कैंसिल, n+2 से n+2 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे इन दोनों को इंटू करेंगे, n+1 इंटू n+2, n को n से आप गुणा करोगे तो ये हो जाएगा n² प्लस, अब देखिए इस n को n से कर दिया, अब 2 से करेंगे तो 2n होगा, और इस फिर 1 से करेंगे तो ये n होगा, तो ये कितना बन जाएगा 3n प्लस बचा 1 को 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2। ऐसे यहाँ पे इस n को n से गुणा करेंगे n² और 2 से करेंगे तो 2n प्लस इस n को n से करेंगे n² और 1 से करेंगे तो n इक्वल टू 74। देखिए कितने हो गए, तीन तो अपने पास n² है तो 3n² प्लस ये 3n प्लस 2n और प्लस n, तो 3 2 5 और 1 6, 6n प्लस 2 इक्वल टू 74। अब ये जो 2 है ये आगे जाके माइनस हो जाएगा, तो इधर आ गया अपने पास 3n² प्लस 6n इक्वल टू 72। 2 माइनस हो जाएगा ना ये आगे जाके इधर। अब देखिए 3 से कट रहा है, 3 इसमें भी है, इसमें भी 3 है, 72 भी 3 का गुणज है, तो 3 का भाग देते हैं या 3 कॉमन लेके फिर काट दीजिए, तो ये 3 बाहर लेते हैं तो n² प्लस 6 में 3 बाहर ले लिया, कितना बचा 2 बराबर 72। अब ये 3 से कितनी बार कट जाएगा भाई, 24 बार। तो देखिए अपने पास क्या आ गया, यहाँ से n² प्लस 2n इक्वल टू 24, ये एक अपने पास यहाँ से आ गया। अब पूछा क्या है, तीनों संख्याओं का योग। तीन संख्या क्या थी, एक तो n, एक n+1 और एक n+2, तीनों को जोड़ते तो n तो कितने हैं 3 और प्लस 3, तो 3n+3 इसकी वैल्यू अपने को फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ से देखिए ये एक द्विघात समीकरण बन रहा है, या तो सम पूछा है ना, तो क्या करेंगे अपन, इस 24 को इधर लिया है बाई साइड में, तो ये हो जाएगा n² प्लस 2n माइनस 24 इक्वल टू 0। तो ये समीकरण बन गया। अब देखिए जो अचर है कोफिशिएंट, इसके अपने को क्या करने हैं कोफिशिएंट नहीं कांस्टेंट, इसके क्या करने हैं टुकड़े करने हैं, और ऐसे करने की गुणा करने पे 24 आ जाए और जोड़ें तो प्लस का 2 आ जाए। तो क्या क्या हो सकते हैं भाई, 6 गुणा 4, इन दोनों को गुणा करेंगे तो 24 आएगा, और
यदि मैं प्लस का 6 लूं और माइनस का 4 लूं, +2n है ना। अच्छा, इसका मतलब दोनों ही क्या होने चाहिए, किसका बचना चाहिए, प्लस का बचना चाहिए। ठीक है, इनको ऐड करेंगे तो प्लस का 6 में से देखिए 4 जाएंगे, कितना बचेगा, 2 ही बचेगा, और गुणा करने में प्लस माइनस किसका आ जाएगा, माइनस का 24। तो यहाँ पे क्या करते हैं, इसके बाद साइन चेंज कर देते हैं, यानी जो प्लस वाला है वो माइनस का हो जाता है और जो माइनस वाला है वो प्लस का। क्यों हो जाता है, क्योंकि ये एन का या एक्स का जो भी आप मान निकाल रहे हैं वो आगे जाएगा राइट साइड में, तो साइन क्या हो जाता है, चेंज। तो प्लस वाली वैल्यू लेंगे तो यहाँ से एन का मान अपने पास आ जाएगा 4। देखिए ये जो अपन समीकरण पढ़ रहे हैं अभी, द्विघात समीकरण वगैरह, ये आगे जो चैप्टर आपका पढ़ेंगे बहुपद समीकरण, तो उसमें अपन ये इसको काफी डिस्कस करेंगे कि कैसे ये मैंने साइन चेंज किए हैं, कैसे इनके टुकड़े करने। तो देखिए यहाँ से n की वैल्यू अपने पास आ गई 4, ये यहाँ पे रख देंगे अपन, तो 3 इंटू 4 प्लस 3, तो ये 12 प्लस 3 ये कितना आ जाएगा, 15। इसका उत्तर आ जाएगा बी 15। ये भी आर एस प्री का क्वेश्चन है, आर एस में आया हुआ है, शायद 2015 का है। तो इस टाइप से सिंपल सा क्वेश्चन था कि धनात्मक आपको क्या दी गई है, संख्या दी गई है, यानी प्राकृत संख्याएं दी गई हैं और इनका योग अपने को पूछा था। देखिए आगे देखते हैं, एक आधा क्वेश्चन और लेते हैं। जैसे संख्याओं की बात करें, अंक तो मैंने बताया था आपको 0 से लेके कहाँ तक, 9 तक, 10 अंकों के। और संख्या यानी ये भी संख्या है, और इसके बाद जो आएंगे 11, 12, 13, ये भी सब क्या होती है, संख्याएं होती हैं। तो देखिए यहाँ से मैं एक क्वेश्चन अपन देखते हैं एक बार, कि 1 से 9 तक ये सब क्या अंक भी हैं और संख्याएं भी हैं, यानी एक अंकों वाली संख्या है ये। कितने अंक हैं इनमें, एक अंक। तो एक अंक वाली संख्या है 9। ऐसे यदि अपन देखें कि 11 से लेके 99 तक दो ही होंगे, इसके बाद 103 अंकों की, यानी 2 अंकों की अपन संख्या देखें, कुल कितनी संख्या होंगी, 2 अंकों की संख्या। तो भाई 9 तो ये पहले निकाल देंगे 99 में से, तो कितनी होंगी, 90। ऐसे अपन बात करें कि 100 से लेकर 999 तक 3 अंकों की कितनी संख्या होंगी कुल। तो आप कहोगे सर 99, ये 2 नंबर 1 से लेकर 99 ये निकाल देंगे, 1 और 2 अंकों वाली, तो 999 में से यदि अपन 99 माइनस करेंगे तो ये होंगी 900। देखिए ध्यान से देखिए, 900 को क्या लिख सकते हैं, 9 गुणा 10 की घात 2, ये हो गया 9 गुणा 10 की घात 1, और 9 को लिख सकते हैं 9 गुणा 10 की घात 0। किसी की भी घात 0 क्या होता है, 1 होता है। ये इसी चैप्टर में आगे पढ़ेंगे अपन घातांक वाले में। तो देखिए यहाँ से एक रिलेशन निकला, ठीक है, कि एक अंक वाली थी वो कितनी संख्या थी, 9, 9 होती है ना, तो 9 गुणा 10 की घात 0, ये कितनी होती है भाई, 90। ठीक है, तो 9 गुणा 10 की घात 1, और ये 3 अंकों वाली कितनी आ गई, 900, यानी 9 गुणा 10 की घात 2। ठीक है, ऐसे मान लीजिए, अब यूं आगे चलता रहेगा। अब आपको ये कहिए कि एक बहुत बड़ा दे दिया आपको, इस टाइप से दे दिया कि 4, इसकी आगे वाला 4 अंकों वाली कुल कितनी संख्या होंगी, 4 अंकों वाली कुल संख्या। तो 4 अंकों वाली होगी 1000 से लेकर 9999। तो इसमें क्या करेंगे, 9999 में से अपन 999 घटा देंगे, तो ये आ जाएंगे 9000 कुल संख्या, यानी 9 गुणा 10 की घात 3। यानी जितने अंकों की पूछ रहा है उससे एक कम घात 10 में आ रही है, ये ध्यान रखना। ठीक है, अब आपको कहे कि 50 अंकों वाली, कितने अंकों वाली, 50 अंकों वाली कुल संख्या। तो अब वहां पे आप ये माइनस तो करोगे नहीं कि ऐसे संख्या लिख लोगे भाई 9 है वो 50 बार और उसमें माइनस कर रहे हो, तो 50 अंकों वाली, तो आपको पता है कुल संख्या कितनी होंगी, तो 9 तो आएगा। अब 10 की घात देखिए, यहाँ पे 2 अंक थी तो 10 की घात 1, 3 अंक वाले में 10 की घात 2, 4 अंक वाले में 10 की घात 3, यानी जितने अंक पूछ रहा है उससे एक घात क्या आएगी, कम। तो ये हो जाएगी 9 गुणा 10 की घात 49। तो 50 अंकों वाली कुल कितनी संख्या होगी, 9 गुणा 10 की घात 49। ठीक है, ऐसे आपको पूछ ले कि 100 अंकों वाली, जिन ऐसी संख्या जिसमें 100 अंक हो, ठीक है, तो वो क्या हो जाएंगी, 9 गुणा 10 की घात 99। आगे समझ में, तो इस टाइप से क्वेश्चन बन सकता है। अब देखिए अपन आगे देखते हैं आज अभाज्य संख्याएं। ठीक है,
कौन सी संख्या? अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या, यहां से भी क्वेश्चन बनते हैं, कई बार काफी एग्जाम में आते हैं। तो अभाज्य संख्या की अपन बात करें, प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या क्या होती है? तो देखिए, अभाज्य संख्या वो संख्याएं, जिनके केवल और केवल, ओनली एंड ओनली, जिनके केवल और केवल दो गुणनखंडों, कितने गुणनखंडों? दो। ऐसी संख्या जिसके केवल और केवल दो ही गुणनखंड हो, वो अभाज्य संख्या होती है। अब ये देखिए, दो की बात कर रहे हैं तो ये दो भी फिक्स है, ठीक है। एक तो संख्या होगी इटसेल्फ, एक तो संख्या स्वयं होगी, यानी खुद जो है वही होगी, ठीक है, इटसेल्फ होगा। और दूसरा क्या होगा? एक होगा। ऐसी संख्या जिसके केवल और केवल दो ही गुणनखंड पॉसिबल हो, दो ही गुणनखंड होते हो, और वो भी फिक्स है, एक तो जो संख्या वही होगा और एक क्या होगा? एक होगा, उसका तीसरा कोई गुणनखंड नहीं होगा, तो उनको अपन बोलते हैं अभाज्य संख्या। तो इस पे काफी बार मतलब इसमें से क्वेश्चन आए हैं। तो देखिए, सबसे पहले अपन बात करें, आपको पूछे कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या, ये कई बार पूछा गया एग्जाम में, तो ये क्या होती है? दो होती है, ध्यान रखना, एक नहीं होगी, क्योंकि एक की अपन बात करें तो इसका एक ही गुणनखंड है। अब दो की अपन बात करें तो इसके गुणनखंड एक तो एक हो गया और एक क्या हो गया? एक, दो, तो दो ही गुणनखंड है, तीसरा इसका कोई गुणनखंड नहीं है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होगी? दो। आपको ये पूछे कि सम अभाज्य संख्या, इवन प्राइम नंबर, सम अभाज्य संख्या, तो सम अभाज्य संख्या भी कौन सी होती है? खाली दो ही होती है, क्योंकि दो के बाद जो सम संख्या आएगी, जैसे 2, 4, 6, 8, तो इसके बाद जैसे अपन 4 की बात करें तो इसके गुणनखंड क्या होंगे? एक होगा, दो होगा, ठीक है, चार भी होगा, क्योंकि दो का भाग सभी सम संख्याओं में जाएगा, तो ये सभी का होगा, और एक स्वयं संख्या आ गई, एक आ गया, बाकी जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे ज्यादा आते जाएंगे। 6 की अपन बात करें तो एक भी होगा, दो भी होगा, तीन भी होगा, 6 भी होगा, ठीक है। तो ये क्या हो गए? दो से ज्यादा गुणनखंड हो गए, तो खाली एक दो ही ऐसी सम संख्या है जो अभाज्य होती है, ठीक है। तो सम अभाज्य संख्या एक ही है, वो कौन सी है? दो। इसके बाद अपन देखें कि सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, विषम अभाज्य संख्या सबसे छोटी, ठीक है, तो ये कौन सी होती है? तीन होती है। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन सी होगी? तीन होगी। ये तो याद ही रखनी है, सब छोटी छोटी बातें। अब आपको पूछे कि तीन अंकों की सबसे छोटी या पहली सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो ये होती है 101, ठीक है। ऐसे आपको पूछ ले कि तीन अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, ये होती है 997, ठीक। चार अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो ये होती है 1009 होती है, ध्यान रखना, 1001 नहीं होती, 1000 होती है, ठीक है। आगे देखिए, याद रखनी ये सब चीजें आपको। 1 से 25 तक, 1 से 25 तक अभाज्य संख्या, तो 1 से 25 तक कुल अभाज्य संख्या होती है 9। ऐसे ही 1 से 50 तक कुल अभाज्य संख्या ये होती है 15। 1 से 70 कुल अभाज्य संख्या ये होती है 19। 1 से 100 तक
कुल अभाज्य संख्या ये होती है 25। ठीक है, इसके बीच में देखिए 51 से 100 तक ये होती है 10, तो 1 से 50 तक 100 वाले में से माइनस कर देंगे। ठीक है, और 100 से 200 तक कुल अभाज्य संख्याएं ये होती है 21। तो ये सब आपको याद ही रखने हैं, डायरेक्ट कई बार पूछ लेता है। जैसे एक आरपीएससी का पेपर हुआ था, आरपीएससी ग्रेड फेस्ट का 2013 में, उसमें सीधा सीधा यही क्वेश्चन आया था कि 100 से कम अभाज्य संख्याएं कितनी होती हैं। ठीक है, 100 से कम अभाज्य संख्या कितनी होती है, ये क्वेश्चन पूछा गया था, और फर्स्ट ग्रेड का ये भी देख लीजिए। तो 100 से 1 से 100 तक यानी 100 से कम अभाज्य संख्याएं कितनी हो जाएंगी, 25 आ जाएंगी। तो 100 से कम अभाज्य संख्याएं कितनी होती हैं, 25। और अभाज्य संख्याओं से एक आरएस में भी क्वेश्चन आया था, वो क्वेश्चन यूं था, 11 से बड़ी दो अंकों की 11 से बड़ी 2 अंकों की अभाज्य संख्या में कौन सा अंक इकाई नहीं हो सकता, यानी कौन सा अंक इकाई का नहीं हो सकता, ये क्वेश्चन आरएस में पूछा गया था। ठीक है, और उसके ऑप्शन थे जैसे 3, 1, 5, 7। ये पूछा था 11 से बड़ी, यानी 2 अंकों की संख्या है, 2 अंकों की अभाज्य संख्या, उसमें इकाई का अंक क्या नहीं हो सकता। तो देखिए 3 है, हो सकता है, 1 ये भी हो सकता है, 5 की अपन बात करें, देखिए 5, पहले 5 है, ये अभाज्य संख्या ही है। ठीक है, ये कौन सी संख्या है, अभाज्य। इसके बाद 5 आता है 15 में, फिर आता है 5 25 में, फिर आता है 5 35 में, ऐसे आएगा। इकाई का यूनिट डिजिट की बात कर रहा है कि यूनिट डिजिट कौन सा नहीं हो सकता। अब 15 की बात करें, देखिए इसके गुणनखंड करेंगे, 1 3 का भाग भी जा रहा है और 5 का भी, तो 2 से ज्यादा गुणनखंड आगे कितने आगे इसके, 3। ऐसे 25 की बात करें तो 1 5 25 ये भी हो गए। ऐसे 35 की बात करें, 1 गुणा 5 गुणा 7। तो अभाज्य संख्या में मैंने बताया था कि ओनली एंड ओनली 2 फैक्टर। ठीक है, कौन सा नंबर, जो नंबर केवल जिसके 2 ही गुणनखंड हो, एक तो 1 और एक खुद संख्या, तो इन सब में क्या आ रहे हैं, 2 से ज्यादा आ रहे हैं। खाली 5 ही एक ऐसा है जो एक अभाज्य संख्या है, उसके बाद 5 जहां भी इकाई का अंक आएगा वो अभाज्य संख्या नहीं होती। तो इसका उत्तर था 5, बाकी अंक हो सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए, अभाज्य संख्या हो गई। अब देखिए भाज्य संख्या। अभाज्य अपन ने पढ़ ली, अब है भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर। भाज्य संख्या कौन सी होती है, तो भाज्य संख्या उसी का उल्टा है। अभाज्य में क्या था, जिसके केवल और केवल 2 गुणनखंड हो, 2 गुणनखंड हो। और इसमें क्या होगा, भाज्य संख्या में वो संख्या जिसके 2 से ज्यादा गुणनखंड हो, उसमें 2 थे केवल, और इसमें क्या होने चाहिए, 2 से ज्यादा गुणनखंड, जिसके 2 से ज्यादा गुणनखंड हो। ठीक है, 3 4 5 कितने भी हो सकते हैं। ठीक है, यहां तक। अब देखिए, ये पूछ ले कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी, सॉरी अभाज्य नहीं, भाज्य संख्या, अभाज्य तो अपन ने पढ़ ही ली। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगी, जिसके 2 से ज्यादा गुणनखंड हुए। देखिए, एक तो है नहीं,
क्योंकि एक में क्या था, एक ही गुणनखंड था। दो की बात करें तो दो क्या था, केवल दो ही गुणनखंड थे, एक तो एक था और एक दो था, इसके तो दो ही हैं। इसके बाद तीन, ये भी प्राइम नंबर है अभाज्य, इसके भी दो ही थे। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होगी, चार। तो चार के जो फैक्टर हैं वो क्या हो जाएंगे, एक दो चार, तो दो से ज्यादा है। तो सबसे छोटी जो भाज्य संख्या होती है वो होती है चार। दूसरा ये पूछ ले कि सबसे छोटी समभाज्य संख्या, तो सबसे छोटी समभाज्य संख्या भी क्या होती है, चार। इसके बाद क्या आएगा, सम संख्या छह आएगी। तो इसके क्या हो जाएंगे, एक दो तीन छह। तो इससे क्या आएंगे, सब बड़ी आएगी। तो सबसे छोटी समभाज्य संख्या क्या होगी, चार होगी। इसके बाद सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या, तो सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या जो होती है वो होती है नौ। ठीक है, तो ये ऐसे चलती रहेंगी। पहले सबसे पहले क्या आएगी, चार आएगी, फिर क्या आएगी, छह आएगी, फिर आठ आएगी, फिर नौ आएगी, ऐसे ये आगे चलती रहेंगी। तो भाज्य संख्या वो संख्या होती है जिसके दो से ज्यादा गुणनखंड हो, या एक से बड़ी कोई भी प्राकृत संख्या जो अभाज्य नहीं हो। भाई एक से, एक तो है ही नहीं, एक ना तो क्या है, भाज्य है और ना ही अभाज्य है। तो एक से बड़ी प्राकृत संख्या जो अभाज्य नहीं हो, तो एक से बड़ी देखिए दो, लेकिन ये अभाज्य है, तीन, ये भी अभाज्य है। इसके बाद क्या आएगा, चार, तो ये होगी। ठीक है, तो एक जो है, एक की अपन बात करें कि एक जो है ये ना तो भाज्य है और ना ही क्या है, अभाज्य। ठीक है ना, ये दोनों में ही एक नहीं आएगा। ठीक है, यहां तक। आगे देखिए, एक होती है सहअभाज्य संख्या। को प्राइम नंबर, सहअभाज्य संख्या दो संख्या जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड एक हो। ठीक है, जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड एक हो, वो क्या होंगी, सहअभाज्य। ये क्या होती है, आपस में ऐसी संख्या जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड एक हो, कॉमन फैक्टर, तो वो क्या होंगी, सहअभाज्य संख्याएं होती है। जैसे देखिए, बात करें अपन चार और नौ, ये दोनों ही नंबर प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन ये दोनों नंबर आपस में क्या है, को प्राइम है। क्योंकि इन दोनों में आपस में कॉमन एक के अलावा कुछ भी नहीं है। एक का भाग ही जा रहा है, इन दोनों में एक ही कॉमन है, इसके अलावा इन दोनों में आपस में कॉमन कुछ भी नहीं है। ठीक है, इसके फैक्टर करें तो एक गुना दो गुना चार, इसके करेंगे तो एक गुना तीन गुना नौ, यानी इस एक के अलावा इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो ऐसी संख्याओं को क्या कहते हैं, सहअभाज्य संख्या कहते हैं। तो कोई भी दो अभाज्य संख्याएं हैं वो हमेशा सहअभाज्य संख्या होती हैं। दो प्राइम नंबर जो है, को प्राइम नंबर जो होंगे तो वो हमेशा क्या होंगे, को प्राइम नंबर। तो दो अभाज्य संख्या आपस में हमेशा क्या होंगी, को प्राइम। जैसे तीन और पांच अपन ले, ये प्राइम नंबर है तो ये को प्राइम भी होंगे। ठीक है, सात ग्यारह ले, तो ये आपस में क्या है, दोनों प्राइम नंबर थे तो दोनों आपस में क्या है, ये को प्राइम नंबर भी है। ठीक है, ऐसे यदि लगातार दो संख्याएं दे रखी हैं, वो हमेशा क्या होंगी, को प्राइम नंबर होंगी। लगातार आपको कोई भी दो संख्याएं मिल जाए, जैसे दो तीन, ठीक है, पाँच छः, बारह तेरह, पच्चीस छब्बीस, कोई भी दो संख्याएं लगातार होंगी वो हमेशा क्या होंगी, को प्राइम नंबर होंगी।
तो को प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या हो, कॉमन फैक्टर क्या हो, एक हो। ठीक है, तो उनको अपन बोलते हैं सहअभाज्य संख्या। देखिए एक संख्या और देखते हैं अपन आगे। एक होती है संपूर्ण संख्या। परफेक्ट नंबर। संपूर्ण संख्या परफेक्ट नंबर। तो ये क्या होती है, जिन संख्याओं के गुणनखंडों का योग, यदि कोई भी अपने पास नंबर है उसके अपन फैक्टर करें और उन सब का योग सम क्या हो, द सम ऑफ फैक्टर्स उस संख्या को छोड़ के, ठीक है, उसके बराबर आ जाए, या उस संख्या को भी जो ऐड करेंगे तो उससे क्या आ जाए, डबल आ जाए, तो उसको बोलते हैं संपूर्ण संख्या। जैसे 6 है, इसके अपन फैक्टर करेंगे तो इसके फैक्टर क्या होंगे भाई, 1, 2 और 3। अब देखिए उस इस संख्या को छोड़, 1, 2, 3 और 6, इस संख्या को यदि अपन छोड़ दें और इन तीनों को जोड़ें, 3, 2, 5 और 1, 6, तो इस संख्या के बराबर आ रहा है, इसको बोलते हैं संपूर्ण संख्या। या फिर इस संख्या को भी ऐड कर दें अपन तो इससे क्या हो जाएगा, हमेशा डबल हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसी संख्याएं जिसके गुणनखंडों का योग उस संख्या को छोड़ के उसके बराबर आ जाए, या सभी गुणनखंडों का योग उस संख्या से क्या हो, दुगना हो, ऐसी संख्याओं को अपन संपूर्ण संख्या परफेक्ट नंबर कहते हैं। ठीक है, तो परिभाषा है इसकी, जिन संख्याओं के गुणनखंडों का योग उस संख्या यानी संख्या को छोड़कर उस संख्या के बराबर आ जाए, उसे क्या कहते हैं, परफेक्ट नंबर कहते हैं। ठीक है, जैसे अपन 28 की बात करें, एक नंबर ले लेते हैं 28, इसके यदि अपन फैक्टर करें तो देखिए इसमें 1 का भाग जाएगा, 2 का भाग जाएगा, 3 का नहीं जाएगा, 4 का जाएगा, 5 का नहीं, 6 का नहीं, फिर किसका जाएगा, 7 का जाएगा। ठीक है, इसके बाद किसका जाएगा, 14 का जाएगा, और फिर 28 का। तो मैंने लिखा उस संख्या को छोड़ के, यानी जो 28 अपन संख्या ले रहे हैं, तो इस 28 को यदि अपन छोड़ दें, ठीक है, तो इन बाकी को टोटल करें तो 1 और 2 3, 3 और 4 7, 7 और 7 14, और 14 14 28, यानी उस संख्या के बराबर आ रहा है। या फिर आप इन सभी को ऐड करोगे, जितने भी फैक्टर हो रहे हैं इन सबको यदि अपन ऐड कर दें, 28 प्लस 28 टोटल कितना आ गया, 56, यानी जो संख्या आपको दी गई है उससे डबल यानी सभी गुणनखंडों का योग आ रहा है, तो इसको बोलते हैं परफेक्ट नंबर। तो ये आप लोग याद ही रखिए, डायरेक्ट ही पूछ लेगा कि 4 ऑप्शन में दे देगा, पूछ लेगा कि इनमें से संपूर्ण संख्या यानी परफेक्ट नंबर कौन सा है। ठीक है, तो एक कौन सा हो गया, सबसे पहला 6 हो गया, फिर कौन सा आ गया, 28 आ गया। ठीक है, ऐसे ही 6 है, 28 है, और 496 है, 8128 है। तो ये क्या है, सारे संपूर्ण संख्या है, परफेक्ट नंबर है, तो आप लोग याद रख लीजिए। ठीक है, जैसे आपको कहा कि मान लीजिए अपने पास संख्या दी गई है 15, 27, 24, 6। अब आपको पूछ लेंगे इन चारों में से संपूर्ण संख्या कौन सी, परफेक्ट नंबर कौन सी है, तो कौन सी हो जाएगी भाई, 6 हो जाएगी। ठीक है यहाँ तक। तो अभी अपन ने क्या 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 पढ़ा, परिमेय संख्या, अभाज्य संख्याएं पढ़ी। अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं जिसके केवल और केवल ओनली एंड ओनली हैव टू फैक्टर, और वो फैक्टर भी क्या होंगे, वन एंड इटसेल्फ, एक और स्वयं संख्या। ठीक है, उसको बोलते हैं अभाज्य संख्या। इसके बाद उसके अपन ने कुछ पढ़ी प्रॉपर्टी, सबसे छोटी सबसे बड़ी, इस टाइप से कौन कौन सी होती है। इसी प्रकार से इसके बाद अपन ने पढ़ी भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर में अपन ने पढ़ा भाज्य संख्या क्या होती है, तो भाज्य संख्या क्या होती है, वे संख्याएं जिनके दो से ज्यादा गुणनखंड हो, दो से ज्यादा गुणनखंड होंगे,
वो क्या होंगी, भाज्य संख्या होंगी। तो सबसे छोटी भाज्य जो संख्या थी वो अपन ने देखी कौन सी होती है, 4, और सम भी कौन सी होती है, 4 होती है। इसके बाद अपन ने पढ़ी सहभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर जिनमें आपस में खाली एक कॉमन हो, ठीक है, जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड कॉमन फैक्टर क्या हो, एक। उसके बाद पढ़ी परफेक्ट नंबर, वो संख्याएं जिसके गुणनखंडों का योग उस संख्या से क्या आ जाए, दुगुना आ जाए, या उस संख्या को छोड़ के उस संख्या के बराबर आ जाए, उसको बोलते हैं अपन परफेक्ट नंबर, ठीक है। एक क्वेश्चन देखते हैं, रेट लेवल 1 में आया हुआ है, 2021 में आया हुआ है। तो ये क्वेश्चन देख लेते हैं एक अपन। देखिए, तो ये क्वेश्चन आया था 2021 में आया था, रेट लेवल 1 में। इसमें पूछा था कि दो अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी अभाज्य संख्या में अंतर, अभाज्य संख्या का अंतर। तो देखिए, दो अंकों की सबसे बड़ी, तो दो अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या होती है 97। देखिए, 99 सबसे बड़ी है, 3 से और 9 से डिवाइड होती है, 98 सम संख्या आ गई 97। और दो अंकों की सबसे छोटी, तो दो अंकों की सबसे छोटी क्या होती है, 11 होती है। इन दोनों का अपन डिफरेंस ले लेंगे तो ये आ जाएगा 86, ठीक है। तो ये आपको याद ही रखनी है, दो अंकों की सबसे छोटी, दो अंकों की सबसे बड़ी, तीन अंकों की सबसे छोटी, तीन अंकों की सबसे बड़ी, ठीक है। 100 तक अभाज्य संख्या कितनी है, 50 तक कितनी है, सीधे सीधे आरएस में, रीट में, इनमें डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए। इसके बाद अपन पढ़ेंगे दशमलव संख्या, उनसे भी काफी बार क्वेश्चन आए, जो क्वेश्चन आए वो भी डिस्कस करेंगे और उन संख्याओं के बारे में अपन पढ़ेंगे, ठीक है यहाँ तक।